अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट कोडिंग राइटर 3 फॉर बिगिनर की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कोडिंग राइटर 3 फॉर बिगिनर की सीरीज़ का 12वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 12 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम दो चीज़ें सीखेंगे: डेटाबेस क्यूरी बिल्डर और डेटाबेस एक्टिव रिकॉर्ड्स यूजिंग इन कोडिंग राइटर 3। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो और सीरीज़ की अप टू डेट आपकी यूट्यूब ऐप में या आपकी ईमेल में आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्यूरी बिल्डर और एक्टिव रिकॉर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसको हम कैसे यूज़ करते हैं कोडिंग राइटर के अंदर, कोडिंग राइटर 3 के अंदर। तो इससे पहले आई एम श्योर जो मेरे प्रीवियस 11 वीडियो ट्यूटोरियल हैं उनको आपने फॉलो अप किया होगा और आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि कैसे हम हमारा जो कोडिंग राइटर का फ्लो है, कैसे हम राउट्स बनाते हैं, कैसे हम कंट्रोलर डिफाइन करते हैं, कैसे हम मॉडल्स बनाते हैं, कैसे हम व्यूज़ को पास करते हैं डाटा, और कुछ बेसिक हमने सेशंस वगैरह कुछ लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना सीखा, जैसे सेशंस है, फॉर्म वैलिडेशन है। उसके अलावा कुछ हेल्पर क्लासेज हैं, जैसे फॉर्म हेल्पर क्लास है उसको हमने यूज़ करना, इनपुट हेल्पर क्लास है हमने उसको यूज़ करना सीखा। फिर उसके अलावा हमने मतलब अब अगर आपने 11 वीडियो ट्यूटोरियल को सही तरीके से फॉलो किया है तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन इजीली डेवलप कर सकते हैं विदाउट एनी इशू यूजिंग दोज पर्टिकुलर, बिकॉज वो जो लाइब्रेरीज या वो जो हेल्पर्स हैं या जो मैं इससे पहले 11 वीडियो ट्यूटोरियल में सिखा चुका हूँ वो सारे मैंडेटरी हैं। यू मस्ट नो अबाउट देम, उसके बाद ही आप एक अच्छी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि किस किस तरीके से और कौन कौन से वो तरीके हैं जिनके ज़रिए हम डेटाबेस में मौजूद टेबल से डाटा को फेच कर सकते हैं यूजिंग क्यूरी बिल्डर या यूजिंग एक्टिव रिकॉर्ड सर्विस। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि डेटाबेस को कोडिंग राइटर के अंदर लोड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हम कॉन्फ़िग का फ़ोल्डर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप सबलाइम टेक्स्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने C3 का फ़ोल्डर अपलोड किया हुआ है। तो इसमें डेटाबेस के कॉन्फ़िग के फ़ोल्डर में, डेटाबेस के फ़ोल्डर में हम अपने कनेक्शन डिफाइन करते हैं और क्यूरी बिल्डर और एक्टिव ग्रुप क्यूरी बिल्डर को हमने यहाँ पे ट्रू किया हुआ है ताकि हम अपनी क्यूरीज़ को नॉर्मल जिस तरह SQL की क्यूरीज़ लिखते हैं उस तरह हम रन कर सकें। तो जैसे मैंने बताया कि इसको अब डेटाबेस को लोड करने के, ये तो हमने इसको डिफाइन किया, इसका कनेक्शन क्रिएट किया, इसको लोड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पे ऑटो लोड जो कन्फिग के अंदर ऑटो लोड डॉट PHP फाइल है उसके अंदर जाके लाइब्रेरीज में यहाँ पे जहाँ पे मैंने सेशन लिखा हुआ है यहाँ पे आप कॉमा डाल के डेटाबेस लिख दें तो आपकी ये जो डेटाबेस है ये ऑटो लोड हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन इस किस्म की है जिसमें डेटाबेस इंटरेक्टिविटी कम है और वैसे इंटरफेस उसका लॉजिक जो है वो ज़्यादा है, तो उस सूरत में ये एक एक्स्ट्रा बर्डन, एक एक्स्ट्रा लोड होगा क्योंकि ऑटोमेटिक लाइब्रेरी जो है आपकी मेमोरी में लोड हो जाएगी। तो इससे बचने का तरीका ये है कि जहाँ पे आप इससे क्या किसी भी लाइब्रेरी, किसी भी हेल्पर फाइल, किसी भी हेल्पर मेथड या किसी भी यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरी से बचने का तरीका ये है कि बजाय इसके कि आप उसको डायरेक्टली ऑटो लोड में करें, आप उसको उस पर्टिकुलर कंट्रोलर के अंदर लोड कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अगर आप यहाँ पे डाटाबेस लोड करना चाह रहे हैं तो गो हैड, यू कैन राइट इट हेयर एंड इट विल बी लोडेड। लेकिन बात वही है कि अगर आप डाटाबेस किसी एक कंट्रोलर में यूज़ करें, सपोज ऑथेंटिकेशन का आपने सिर्फ सेक्शन बनाया हुआ है, ऑथराइजेशन का बनाया है, उसके बाद जितने डाटा है वो API से आ रहा है या वो स्टैटिक कंटेंट्स हैं वो डेटाबेस से नहीं आ रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, ये तो एक एक्स्ट्रा एक कंट्रोलर में आप सिर्फ डेटाबेस को लोड कर सकते हैं ताकि आपकी साइट पे लोड ना पड़े। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा दूसरा मेथड, मतलब मैं इसको कंट्रोलर में लोड करूँगा। अब अगर मैं राउट्स में देखूँ तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है वो पेज का कंट्रोलर है। तो मैं यहाँ पे जो ध्यान में रखिएगा, जो डेटाबेस है या जो आपकी बिजनेस लॉजिक है वो आपने हमेशा हमेशा मॉडल में लिखनी है, ना व्यू में
ना कंट्रोलर में। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर को समझाने के लिए आपको कि कंट्रोलर्स की सॉरी डेटाबेस की समझ आ जाए, कैसे हम क्यूरीज की समझ आ जाए कैसे लिखते हैं, तो इसलिए मैं कंट्रोलर को यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज और इसकी कोई रीज़न नहीं है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर में जाऊँगा, पेज कंट्रोलर में। अब ये इंडेक्स जो है हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है, तो मैं कंस्ट्रक्ट में भी और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ दिस लोड डेटाबेस। ये जो डेटाबेस का फंक्शन है ये बेसिकली क्या करता है, आपकी डिफ़ॉल्ट डेटाबेस को लोड करता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे माउस होवर किया डेटाबेस पे, तो इसने मुझे शो कर दिया कि डेफिनेशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे अब पैराम्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो मैं नहीं दे रहा, खाली एम्प्टी है। रिटर्न फॉल्स है, क्यूरी बिल्डर नल है। यहाँ पे हम इस जो भी अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो कन्फिग में डेटाबेस के अंदर आपने डिफ़ाइन किया हुआ है, कन्फिग के अंदर डेटाबेस के अंदर यहाँ पे क्यूरी बिल्डर ट्रू है, तो यहाँ पे आप इसको फॉल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अप टू यू। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस को डिफ़ॉल्ट जो भी है उसको लोड कर लेता हूँ। अब बात करते हैं, हमारे पास मेमोरी में डेटाबेस लोड हो गई है। अब यहाँ पे मैं दो स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ एग्जिट और दूसरी लिख देता हूँ एको प्री। अब मैं जो भी स्टेटमेंट है वो इस के अंदर अंदर लिखूँगा ताकि आपको उसको प्रॉपर एक फॉर्मेट में और वो डिस्प्ले हो और वो यहाँ से आगे मूव ना कर सके, बल्कि यहाँ पे हम अगर इनको कमेंट भी कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब क्यूरी बिल्डर जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूरी बिल्डर को। तो क्यूरी बिल्डर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, यहाँ पे एक को से ऊपर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे सपोज मेरे पास जो पोस्ट टेबल्स हैं वो यूज़र्स का टेबल है और पोस्ट का टेबल है। तो मैं यूज़र्स की टेबल से कोई डाटा फेच करना चाह रहा हूँ, तमाम डाटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस, उसके बाद डीबी का जो फंक्शन है ये वाला लोड होता है और ये को लोड करेगा अब दिस डीबी क्यूरी। तो ये अब इस तरीके से जो हम लिखते हैं दिस डीबी क्यूरी, इसका मतलब है ये क्यूरी बिल्डर है। और यहाँ पे हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर अपनी कंप्लीट क्यूरी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। तो अब हमारे पास ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, हम इसको असाइन कर सकते हैं एक वेरिएबल को, जैसे यूजर्स। अब जो यूज़र्स का ये जो क्यूरी है इसका जो भी आप कह लो कि डाटा है वो यूज़र्स के टेबल में आ गया। तो यूज़र्स के टेबल को अगर हम प्रिंट आर करते हैं यूज़र्स, तो इसको रन करेंगे। मैं यहाँ पे अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर की बजाय मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ सफारी, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह से बचा जा सके। और यहाँ पे मैं लिखूँगा ci.dev। तो जैसे ही मैंने ci.dev लिखा, यहाँ पे हमारे पास इसका कनेक्शन, इसका रिजल्ट आईडी, रिजल्ट एरे, रिजल्ट ऑब्जेक्ट और हमारे पास कस्टम रिजल्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अंदर यूज़र नम रोज़ जब मैं लिख के यहाँ पे एंटर करूँगा तो इसने बताया कि यूज़र्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 3 है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। तो इसको जब कॉल किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स आए हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल इसको यूज़र्स को करता हूँ डिस्प्ले विदाउट एनी ऑप्शन, तो यहाँ पे जो हमारे पास है जी MySQL ID ऑब्जेक्ट आता है, फिर रिजल्ट क्यूरी MySQL रिजल्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर रिजल्ट एरे, फिर रिजल्ट ऑब्जेक्ट और फिर कस्टम रिजल्ट ऑब्जेक्ट, फिर करंट रो, फिर नम रोज, फिर रो डाटा। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट, अगर मैं यहाँ पे रो डाटा लिखता हूँ तो अगर ये फंक्शन मौजूद हुआ तो यहाँ पे हमारा नहीं, रो डाटा नहीं है हमारे पास। आई थिंक हाँ, ये एक्चुअली यहाँ पे इस तरीके से, तो रो डाटा नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजर्स टू, अगर हमने रिजल्ट, क्योंकि मोस्टली तो हमने रिजल्ट शो करना होता है, तो रिजल्ट लिखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो रिजल्ट आता है वो ऑब्जेक्ट नोटेशन में आता है। उसके अलावा अगर आप इसको एरे की सूरत में डिस्प्ले कराना चाहें तो आप यहाँ पे एरे लिख सकते हैं। तो एरे लिखने से ये होता है, और एरे और ऑब्जेक्ट का मैं डिफरेंस यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ फॉर ईच यूजर्स एज यूज़र। अब आप गौर कीजिएगा, मैंने रिजल्ट को एरे की सूरत में लिखा है, ठीक है। प्रिंट आर में यहाँ पे ये ख़त्म करता हूँ, करके लिखता हूँ रिजल्ट
एरे एज यूज़र। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एको। अब चूंकि ये एरे की सूरत में है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र्स इनटू, अब जो भी उसका नेम है, यूज़र नेम, आई थिंक यूज़र नेम है। अब मैं इसको डॉट br टैग लगा देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक आ जाए। तो अब यहाँ पे ये यूज़र नेम है। ईमेल भी मैं लेना चाहूँ तो यहाँ पे ले सकता हूँ एको यूज़र्स ईमेल, और यहाँ पे मैं br लगा देता हूँ ताकि वो एक, यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक की बजाय कॉलम यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट और सॉरी सेमी कॉलन लगाना मैं भूल गया। तो ये कह रहा है कैन नॉट मॉडिफाई एको प्री फॉर ईच यूजर्स रिजल्ट एरे एज यूजर, ओ सॉरी यहाँ पे यूज़र आएगा, यूज़र नहीं आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट यूजर्स में से सारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप क्यूरी बिल्डर के अंदर यहाँ पे कोई भी एसक्यूएल की स्टेटमेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे वेयर फ्रॉम यूजर्स, अच्छा वेयर लिखना, तो वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 तो आईडी इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 2 का रिकॉर्ड नहीं है, 3 लिखते हैं, मतलब 5 लिख के चेक करते हैं, हाँ ऐसा 4 लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास हम यहाँ पे जो भी क्यूरी लिखना चाहें, जॉइन लगाना चाहें, वेयर क्लॉज वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 1 लगा दें। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिजल्ट को फेच कर सकते हैं इजीली। तो ये जो क्यूरी है, अब जब हम इसके साथ वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं तो ये एक सिंगल रो रिटर्न करता है या मल्टीपल रो भी रिटर्न कर सकता है। जैसे कि अगर हमने ग्रेटर देन 1 लगाया तो हो सकता है ग्रेटर देन 1 ज़्यादा रिजल्ट हो, तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपको कंफर्म हो कि आप एक रिकॉर्ड चाहिए तो आप लिमिट लगा के यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, लिमिट 1। तो अब एक ही रिकॉर्ड आएगा, बेशक इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, क्योंकि वेयर क्लॉज को मोस्टली उसी वक्त यूज़ किया जाता है जब एक रिकॉर्ड हो। लेकिन जब आपको पता है कि मल्टीपल रिकॉर्ड आपको चाहिए, अच्छा इससे होता ये है अगर मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा तो मेरे पास अगर 1 लाख 2 लाख या 10 लाख या मतलब 1000 या 100,000 में मेरे पास रिकॉर्ड है, तो उससे क्या नुकसान होगा कि मेरी जो क्यूरी की एग्जीक्यूशन टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा। सपोज मुझे 1000 या 100,000 रिकॉर्ड में से सिर्फ एक रिकॉर्ड रिटर्न करना है वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, तो नो डाउट दिस क्यूरी वर्क्स फाइन और इट विल रिटर्न 1 रिकॉर्ड। बट द प्रॉब्लम, लेकिन जो प्रॉब्लम ये होगी कि इस सूरत में वो उन सारे 1000 या 100,000 रिकॉर्ड्स को ये फिल्टर आउट करता है रिजल्ट एरे। ठीक है, जबकि मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट 1, तो अब वो जैसे ही उसको पहला रिकॉर्ड, नो डाउट रिजल्ट वही आएगा, लेकिन जो पहला रिकॉर्ड है वो उसको ही एग्जीक्यूट में शो करेगा, मतलब उसको शो करेगा आपको रिजल्ट में। दूसरी चीज़, अगर आपको पता है लिमिट 1 है, रिकॉर्ड 1 है, तो फिर हमें लूप लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो हमें उस सूरत में यहाँ पे 2 चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। एक चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी यूज़र इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे लिखेंगे या फिर डायरेक्टली यहाँ पे चेनिंग मेथड के थ्रू। अगर आपको चेनिंग मेथड का नहीं पता तो इसके लिए आप मेरा PHP ऊप का वीडियो ट्यूटोरियल मेथड चेनिंग देख सकते हैं कि क्या होता है मेथड चेनिंग और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिजल्ट या रो, सिंपल रो लिख दूंगा। तो अब अगर मैं प्रिंट आर यूजर्स करूँगा तो अब मेरे पास वही रिजल्ट आएगा एक यूज़र का, लेकिन यहाँ पे अब मेरे पास फ़ायदा क्या हुआ कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूजर्स। अब चूंकि मैंने एरे यूज़ नहीं किया तो ये ऑब्जेक्ट है, तो यूज़र नेम डॉट यूजर्स ईमेल डॉट br। तो इसका में फ़ायदा ये हुआ कि हमारी लाइंस ऑफ कोड जो है वो रिड्यूस्ड हो गई है। अब हमारे पास रिकॉर्ड वही आ गया, लेकिन लाइंस ऑफ रिकॉर्ड, अब यहाँ पे मैंने लिमिट 1 लगाई है। लिमिट 1 लगाने का मुझे फ़ायदा ही, अगर मैं यहाँ पे लिमिट 1 नहीं लगाता और रो लिखता हूँ तो भी मेरे पास एक रिजल्ट आएगा। अब लारावल के अंदर, सॉरी कोडिंग नाइटर के अंदर, क्योंकि मेरी 2 सीरीज़ चल रही हैं, लारावल की भी और कोडिंग नाइटर की भी, तो सम टाइम आई गॉट कन्फ्यूज्ड, सो बेयर विद मी और समझें कि इसका टाइटल क्या है जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एक एको कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे बजाय मैं यहाँ पे एको करता हूँ, दिस लास्ट
query function. This db last query, I think db last query. तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें जो लास्ट क्यूरी हमने एग्जीक्यूट की होती है वो यहाँ पे शो हो जाती है। br लगा देते हैं। तो इसने हमें बता दिया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर id इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट 1 लगा देता हूँ तो हमारे पास id लिमिट 1 वैसे ही आएगा। अब आप यहाँ पे जो भी क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी, जो भी लिखना चाहें आप यहाँ पे इस क्यूरी बिल्डर को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। अच्छा, इसका तरीका अब ये है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ id इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे मैं एरे की सूरत में आईडीज़ पास कर सकता हूँ। जैसे मैंने 1 लिख दिया एरे की सूरत में, सॉरी मैंने डॉट लिख दिया, आई थिंक कॉमा लिखना था। तो इसमें भी हमारे पास रिजल्ट वही आया कि आईडी। अब यहाँ पे अब अगर मैं 2 लिख देता हूँ या 4 लिख देता हूँ तो जो 4 वाली आईडी है वही रिटर्न होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मार्क जो ये पीडीओ की स्टेटमेंट है ये होती है उसके बाइंडिंग के लिए। किसकी बाइंडिंग? पीडीओ बाइंडिंग के लिए। स्टेटमेंट बाइंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क, और फिर कॉमा डाल के जो भी वैल्यूज़ देना चाहें हम उसको एरेज की सूरत में या इस तरीके से हम सिलेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इंसर्ट स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल, और उसके बाद हम ये क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्यूरी बिल्डर में प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबी लंबी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती है, जबकि जो हमारे पास एक्टिव रिकॉर्ड है वो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं यहाँ पर क्यूरी बिल्डर को और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ये बेसिक क्यूरी बिल्डर है। इंसर्ट भी आप यहीं इसी तरीके से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं डेटाबेस में, इंसर्ट इनटू यूज़र्स करके, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, और आप यहाँ पे उसको क्यूरी को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करता कि आप क्यूरी बिल्डर को यूज़ करें, क्योंकि इसमें आपको लंबी लंबी क्यूरीज लिखनी पड़ती हैं, जबकि जो आपका एक्टिव रिकॉर्ड है वो आपको काफ़ी शॉर्ट टर्म में और अच्छे रिजल्ट भी प्रोवाइड कर सकता है। जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। लेकिन अगर आप क्यूरी बिल्डर अच्छी लिख सकते हैं, PHP में आपने क्यूरीज लिखी हुई हैं एंड यू आर मोर कॉन्फिडेंट ओवर राइट यूजिंग एक्टिव रिकॉर्ड्स, देन यू आर गुड टू गो विद क्यूरी बिल्डर। तो देखिए कितना आसान है। दिस db get users and result array या result, सिंपल इज दैट। अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा print r, बिकॉज यहाँ पे इसको यूजर्स को असाइन कर देते हैं, बिकॉज इट विल आई एम श्योर इट विल बी मोर देन 1 रिकॉर्ड। तो इस यहाँ पे मैं यूजर्स को डिस्प्ले कर देता हूँ। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वही क्यूरी एग्जीक्यूट हुई जो नॉर्मल आपने क्यूरी बिल्डर्स के थ्रू की। अब आप यहाँ पे इस तरीके से ये इस क्यूरी को ऐसे ही रहने दे सकते हैं, और यहाँ पे जितने भी आपने वेयर क्लॉज लगाने हैं लगा सकते हैं। क्यूरी बिल्डर में आपको पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर कॉमा, डबल कोट, स्ट्रिंग, आईडी का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि जो आपके पास एक्टिव रिकॉर्ड है उसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। इसमें आप सिंपली लिख सकते हैं दिस db where id is equal to comma 1, सिंपल इज दैट। अब हमारे पास ये देखें वही क्यूरी जनरेट हुई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर id is equal to 1। अब यहाँ पे मैं ग्रेटर देन लगा दूंगा तो हमारे पास ग्रेटर देन 1 की क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरीके से आप वेयर क्लॉज, अब मल्टीपल वेयर क्लॉज भी आप लगा सकते हैं। वेयर id is equal to 1, दिस greater than 1, where db where id is less than 4। ये 2 मैंने क्यूरी लगाई हैं, वेयर क्लॉज लगाए हैं। अब यहाँ पे कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं हुआ, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4 हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब अगर मैं लेस देन 5 करूँगा तो हमारे पास जो 4 वाला रिकॉर्ड है वो शो हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, जिसकी id 4 है। तो इस तरीके से हम ऑपरेटर डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, लाइक यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर गेट यूज़र्स करता हूँ तो जैसे मैं नाम में यूज़र नेम, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इरफान क्यू लिखा है और यहाँ पे इमरान क्यू लिखा है, तो क्यू दोनों में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस db लाइक।
अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लाइक को क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन फील्ड, पहली इसकी फील्ड है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं पता कि कौन कौन से पैरामीटर देने हैं तो आप उस पर माउस होवर करें और उसकी डेफिनेशन में चले जाएं। ये फ़ायदा होता है हमें स्मार्ट एडिटर यूज़ करने का। तो इसमें पहला पैरामीटर क्या, फील्ड नेम, किस फील्ड पे आपने लाइक लगाना है। तो हमारे पास है नेम की फील्ड, ठीक है, यूज़र नेम। उसके बाद कहता है मैच, किसके साथ आपने मैच करना है उसको। तो मैं कहता हूँ क्यू के साथ मैच करना है और बस सिंपली इतना लिख के मैं इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब देख सकते हैं आपके इमरान और इरफान दोनों में ये क्यू मौजूद है, तो इन दोनों का सिर्फ रिजल्ट आया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज साइन क्यू और परसेंटेज साइन। अगर इमरान क्यू या इरफान क्यू के बाद भी कोई करैक्टर होता तो फिर वो भी रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाना था। अब इसी तरीके से इसमें हमारे पास साइड्स बोथ है और एस्केप इज इक्वल टू नल है। अब इसका मकसद ये है कि यहाँ पे जो बिल्ट इन फंक्शन बना है तो ये मैच करता है साइड्स को। साइड्स किस साइड में आपने इसको, अब यहाँ पे साइड बोथ है, आप लेफ्ट भी दे सकते हैं साइड। सपोज मैं यहाँ पे अगर लेफ्ट लिखता हूँ कॉमा दे के तो उसने कोई मतलब फ़र्क नहीं उसको पड़ा। टाइप इज इक्वल टू एंड फील्ड, बल्कि मैं आपको इसको यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कौन सी साइड पे हमें इसका मैच जो है वो हमने बता दिया। क्यू साइड इज इक्वल टू बोथ, एस्केप इज इक्वल टू नल। तो लाइक फील्ड मैच एंड साइड, ये हमारे पास फील्ड होगी, ये हमारे पास मैच हो गया, ये हमारे पास साइड हो गई और ये हमारे पास बोथ हो गए और ये हमारे पास एस्केप। अब यहाँ पे जब तो थर्ड पैरामीटर है साइड इज इक्वल टू बोथ। अब ये साइड कहाँ पे है, लोअर के साइड इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल बिफोर और बिफोर। अब यहाँ पे मैंने एक्चुअली जो यूज़ की था वर्ड वो लेफ्ट नहीं है, बिफोर एंड आफ्टर है, तो बिफोर मैं यूज़ करता हूँ, बिफोर और आफ्टर है। तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ वो पहले वाले करैक्टर्स को शो करेगा क्यू से पहले अगर जो भी हो लिखा हुआ। लेकिन अगर मैं आफ्टर कर देता हूँ तो अब हमारे पास यहाँ पे कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं होगा क्योंकि क्यू के बाद कोई करैक्टर नहीं है। तो देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट एम्प्टी हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं क्यू की बजाय मैं आई लिख देता हूँ क्योंकि दोनों नाम जो हैं वो आई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि आई के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ द लाइक स्टेटमेंट मोस्टली यूज़ होती है सर्चिंग में, जहाँ पे आप कोई कीवर्ड देते हैं और उसको फिर सर्च करते हैं। जैसे ए एन जो है वो सेम है दोनों में, आप देख सकते हैं ए एन। तो यहाँ पे मैं अगर ए एन दे देता हूँ और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी है बोथ वो दे देता हूँ, तो हमारे पास देख सकते हैं ए एन यहाँ पे भी है, ए एन यहाँ पे भी है और ए एन यहाँ पे भी है, और वो तीनों रिकॉर्ड जो हैं हमारे पास रिटर्न हो गए। तो ये है हमारे पास एक्टिव रिकॉर्ड्स। आपने देखा कितना आसान है एक्टिव रिकॉर्ड्स को यूज़ करना। आप इसमें मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ पे मैं दिस डी बी वेयर आई डी इज इक्वल टू (1), ठीक है, अब एक ही रिकॉर्ड शो हुआ। या फिर हम ईमेल पे भी सर्च कर सकते हैं या जो भी आप सर्च करना चाहें वो आप सर्च कर सकते हैं। तो दिस डी बी वेयर हमारे पास इस मकसद के लिए मौजूद है। और अब इसके अलावा दिस डी बी और वेयर भी है हमारे पास। तो आई डी इज इक्वल टू 4 कर देते हैं। तो अब हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ गए हैं, तीसरा रिकॉर्ड नहीं आया क्योंकि वो इन दोनों क्यूरीज में फॉल नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दूँ तो अब हमारे पास वो 5 वाला रिकॉर्ड भी आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्यूरी बिल्डर और एक्टिव रिकॉर्ड्स को अपने मॉडल्स के अंदर यूज़ करते हुए प्रॉपरली डाटा को रिटर्न कर सकते हैं। एप्लीकेशन लॉजिक जो कि हमारे पास कंट्रोलर होता है। यहाँ पे नो डाउट आप दिस लोड डाटाबेस को कंट्रोलर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको व्यूज़ में भी इवन यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखी है ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे व्यूज़ में भी डाटाबेस को फेच किया जा रहा है। एंड दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। कोशिश आपने लास्ट हद तक आपने कोशिश करनी है कि भाई आप मॉडल्स के अंदर ही उसको डिफ़ाइन करें। दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच, सेव्ड अप्रोच। आपको पता होगा
कल को अगर कोई प्रोजेक्ट आपका बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। एमवीसी का मकसद वहाँ पे फोत हो जाएगा अगर आप सब कुछ व्यूज़ में लिख देंगे या सब कुछ कंट्रोलर में लिख देंगे। तो ये था हमारे पास क्यूरी बिल्डर और हमारे पास एक्टिव रिकॉर्ड यूजिंग सिलेक्ट रिकॉर्ड सेलेक्ट। अब हम बात करते हैं इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन की। सिंपल है वो, कोई उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं एक्टिव रिकॉर्ड से बताऊंगा और वही तरीका अगर आपको एसक्यूएल आती है डिलीट करने की रिकॉर्ड को तो आप क्यूरी बिल्डर यूज कर सकते हैं। अब इंसर्ट रिकॉर्ड करने के लिए हमें यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड और अपडेट रिकॉर्ड जो रिटर्न करता है वो ट्रू होता है या अफेक्टेड रोज होता है, कितनी रोज अफेक्ट हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर्स मैं कह देता हूँ अफेक्टेड रोज, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप उसको एक एरे में डिफाइन कीजिएगा, आसान जो अच्छा तरीके। डायरेक्ट आप एरे को लिख सकते हैं उसके अंदर भी, लेकिन आई रिकमेंड दिस वे, डाटा इज इक्वल टू एरे। अब इस एरे में हमने डिफाइन करना है कौन कौन सी फील्ड है हमारे पास। पहली फील्ड है यूजर नेम। अब मैं यूजर नेम यहाँ पे देता हूँ, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यूजर नेम देता हूँ मैं AK आलम, फिर उसके बाद ईमेल देता हूँ उसका akalam@gmail.com, फिर उसका मैं यहीं पे पासवर्ड दे देता हूँ, पासवर्ड MD5 सीक्रेट या पाकिस्तान जो भी है मैं सीक्रेट दे देता हूँ। क्लोज किया इसको। अब इस रिकॉर्ड को हमने डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है अपने यहाँ पे। मैं यहाँ पे PHP my admin को ओपन कर लेता हूँ, localhost/php my admin और DBCI3 को। अब यहाँ पे हमारे पास यूजर्स के टेबल में ये रिकॉर्ड एज अ 6 नंबर या जो भी करंट आईडी होगी उससे हिसाब से ये इंसर्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको इंसर्ट करने का तरीका वेरी इजी, दिस DB और इंसर्ट, दैट्स इट, ये स्टेटमेंट। अब इस पर माउस होवर करें तो आपको वो डेफिनेशन में ले जाएगा। यूज़र मॉडल हमने जाना क्यूरी बिल्डर में, आपके पास मल्टीपल आ रहे हैं लेकिन क्यूरी बिल्डर में जाना है। तो इसमें इंसर्ट क्या है, सबसे पहले आप टेबल का नेम देंगे, फिर जिस वैल्यूज़ को आपने इंसर्ट करना है वो, और उसके बाद एस्केप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है। ट्रू ऑन सक्सेस एंड फॉल्स ऑन फेलियर बूल ये रिटर्न करेगा, ये ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब एस्केप वेदर टू एस्केप वैल्यूज़ एंड आइडेंटिफायर, मतलब आप जो इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यूज़ उनको आपने एस्केप करना है या नहीं करना, वो आप ट्रू फॉल्स करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहली फील्ड हमने देनी है टेबल की, तो सपोज हमारे पास टेबल यूजर्स है, फिर कॉमा डाल के आपने यहाँ पे सिंपली डाटा लिख देना है। कोई कॉमा की प्रॉब्लम नहीं, कोई सिंगल कोट की प्रॉब्लम नहीं, कोई डबल कोट की प्रॉब्लम नहीं, कोई वो टिक की प्रॉब्लम नहीं। एक टिक की भी होती है, वो भी यूज़ की जाती है। अब मैं इसको सेव करता हूँ यूजर्स के वेरिएबल में। अब इसको यूज़ मतलब उसमें यूज़ करने की जरूरत नहीं। तो इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस DB आई थिंक अफेक्टेड रोज इज़ द बेस्ट अप्रोच। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे रीलोड करूँगा जैसे ही, रिटर्न हो गया 1, द 1 रो अफेक्टेड हुई है। इंसर्ट इनटू यूजर्स, अब ये देखें ये होती है टिक जो मैं बता रहा हूँ, ये जो है ये सिंगल कोट नहीं होता, इसको टिक की कहते हैं, सिंगल कोट ये नहीं होता। ठीक है, ये होती है टिक की, ये सिंगल कोट ये है हमारे पास। ये देखिए आपको डिफरेंस इसमें थोड़ी सी टिल्ड साइन, थोड़ी टेढ़ा साइन होता है और ये स्ट्रेट नीचे की तरफ है। ये है सिंगल कोट और ये है टिक की। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो अब हमारे पास चलते हैं डाटाबेस में, इसको ब्राउज करेंगे तो ये देख सकते हैं ID विद 8 AK आलम और इंसर्ट हो गया। इमेज इसकी हमें इंसर्ट नहीं किया तो इसलिए इमेज नल आ रहा है। पासवर्ड सेट हो गया, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। तो इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। अब ये रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, सपोज हमने इसका ईमेल एड्रेस चेंज करना है। ठीक है, तो उसका मतलब है कि हम इस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले रिकॉर्ड को फाइंड किया जाता है, फिर अपडेट की क्यूरीज को रन किया जाता है। तो हमने ईमेल चेंज करनी है, वैसे ही हम डाटा यूज़ करेंगे, एरे यूज़ करेंगे या पासवर्ड चेंज करना है, व्हाटएवर जो भी आपने चेंज करना है। अब मैं AK 2017 इसकी ईमेल रखती है, ये चेंज हो गया इसका ईमेल। अब यहाँ पे हमें इंसर्ट नहीं यूज़ करनी बल्कि अपडेट यूज़ करनी है, लेकिन अपडेट यूज़ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस यूज़र की आईडी हमने अपडेट करनी है, उसकी आईडी क्या है। तो दिस DB
वेयर ID इज इक्वल टू कॉमा 8, क्योंकि मुझे पता है डेटाबेस के टेबल के अंदर यहाँ पे जाकर मैंने देखा था कि इसकी ID 8 है। तो इसलिए अब यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको रन करेंगे तो वही 1 रो अफेक्टेड का मैसेज आ जाएगा और हमारा जो सक्सेसफुली के अपडेट यूजर सेट ईमेल दिस, एंड डेटाबेस के अंदर भी हमारे पास ये देख सकते हैं ईमेल अपडेट हो चुकी है। तो यूज़र नेम ईमेल जितने भी, अब मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे इसका ईमेल के बजाय नेम भी अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो यूज़र नेम या पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ ईमेल के साथ साथ, यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ मल्टीपल रोज कॉलम्स यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो पासवर्ड MD5 और यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिख सकता हूँ, इससे उसका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा, फील्ड्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इसको मैं और वापस इसकी मैं ईमेल ये कर देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि अब ये ईमेल चेंज हो चुकी है। रीलोड करूँगा और आप देख सकते हैं कि अपडेट यूजर सेट ईमेल इज इक्वल टू दिस, password is equal to this, and where ID is equal to 1, and this is done, and the record has been updated, password changed, email changed। तो इस तरीके से हम अपडेट की क्यूरी रन करते हैं। मस्ट हमें पहले उसको फाइंड करना होता है वेयर क्लॉज के साथ, और फिर उसके बाद हम उसको डिलीट करते हैं, सॉरी अपडेट करते हैं। अब ये हो गया अपडेट का। अब बात करते हैं डिलीट की। इसको अपडेट भी कहते हैं और एडिट करना भी कहते हैं। डिलीट रिकॉर्ड के लिए हमें जस्ट उसकी जो की है, कोई एक की पता होना चाहिए और वो रिकॉर्ड को फंक्शन को डिलीट कर देती है। डिलीट, हमें डाटा देने की ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट आईडी को फाइंड करना है और डिलीट के फंक्शन को कॉल करना है और इट विल डिलीट दैट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम इसको रीलोड करेंगे। तो 8 वाली की डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर ID इज इक्वल टू 8, and when I browse the 8 ID is gone। सो ये बेसिकली हमारे पास है क्यूरी बिल्डर, और इसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, सॉरी एक्टिव रिकॉर्ड्स, और इसी तरीके से हम क्यूरी बिल्डर को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके में हम मल्टीपल जॉइंस भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 टेबल्स हैं, पोस्ट का टेबल भी है और यूज़र्स का टेबल भी है। यहाँ पे पोस्ट का टेबल भी है, ये देख सकते हैं आपके पोस्ट के टेबल में भी हमारे पास रिकॉर्ड है, और यूज़र ID 1 के 2 यूज़र ID 1 की पोस्ट हैं, एक 4 की और एक 5 की। ठीक है, तो अब हमने रिकॉर्ड फेच करना है दोनों टेबल से, उनकी फील्ड्स भी। तो इसके लिए आप जॉइंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉइन कैसे यूज़ करते हैं, सिंपली आप लिखते हैं दिस DB जॉइन, जिस टेबल के साथ आपने, मैं यूज़र्स के टेबल्स के साथ पोस्ट के टेबल को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें उस टेबल का नाम देना पड़ता है, फिर उसके बाद उसकी स्टेटमेंट देनी पड़ती है किन कीज़ पे वो ज्वाइन होनी है, और उसके बाद हमने बताना होता है कि कौन सी टाइप है, इनर है, लेफ़्ट आउटर है, इनर राइट आउटर है, या क्रॉस, जो भी ज्वाइन, जितने टाइप के ज्वाइन इसमें सपोर्टेड हैं वो सारे आप दे सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे लेफ़्ट अगर देंगे तो लेफ़्ट ज्वाइन हो जाएगा, राइट देंगे तो राइट ज्वाइन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं देता, बल्कि यहाँ पे ये मैं बताता हूँ कि पोस्ट डॉट यूज़र ID इज इक्वल टू यूज़र्स डॉट ID और दिस DB। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने सिलेक्टेड रिकॉर्ड, इसको आप पहले लिख लें बाद में लिख लें, इट्स अप टू यू। यहाँ पे सिलेक्ट यूज़र से यूज़र नेम और पोस्ट से टाइटल। ठीक है, इसको सेव किया, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन लगाया और फिर सिंपली आपने लिख दिया दिस DB गेट। अब यूज़र से ज्वाइन कर रहे हैं किसको, पोस्ट को, तो यहाँ पे हम पोस्ट लिखेंगे। फिर हमने इसको, अब इसका रिज़ल्ट जो है वो एक पोस्ट का वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर हम यहाँ पे सेव करेंगे विद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम रिजल्ट को लिख देंगे। अब यहाँ पे प्रिंट आर में हम सिंपली पोस्ट लिखेंगे और हमारी लास्ट क्यूरी भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, एक्चुअली यू हैव एन एरर इन योर SQL स्टेटमेंट, तो सिलेक्ट यूजर, सॉरी नेम स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यूज़र नेम यहाँ पे हम लिखेंगे। अब यूज़र डॉट यूज़र में पोस्ट डॉट टाइटल फ्रॉम पोस्ट ज्वाइन यूजर्स ऑन पोस्ट डॉट यूज़र ID इज इक्वल टू यूज़र्स
डॉट ID नियर टाइटल पोस्ट डॉट पोस्ट। हमारे पास टेबल जो है वो पोस्ट का, ठीक है, पोस्ट की टेबल है। सो पोस्ट डॉट टाइटल, अब बल्कि हम अगर यूज़र डॉट स्टैटिक इस तरीके से लिखते हैं तो हमारे पास नहीं एरर आ रहा। अच्छा, कॉमा पोस्ट डॉट स्टैटिक, तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र नेम ईमेल और आ रहा है। अगर यहाँ पे हमें सॉरी स्पेस मैंने दी थी, आई थिंक कॉमा देना था, तो पोस्ट डॉट स्टैटिक करूँगा इस तरीके से। अब ये हमारे पास ठीक है। लास्ट में मैंने शायद स्पेस रख दी थी, कॉमा नहीं रखा था, इस वजह से यूज़र डॉट यूज़र नेम और पोस्ट डॉट टाइटल इस तरह लिखेंगे ज्वाइन। और ये देखें हमारे पास रिकॉर्ड रिटर्न हो रहा है, ऊपर क्यूरी भी लिखी हुई आ रही है कि सिलेक्ट यूजर्स डॉट यूज़र नेम कॉमा पोस्ट डॉट टाइटल फ्रॉम पोस्ट ज्वाइन यूजर्स ऑन पोस्ट डॉट यूज़र ID। अब आप इसकी जगह पे यहाँ पे ज्वाइन के बाद यहाँ पे लेफ़्ट लिख सकते हैं, ये लेफ़्ट ज्वाइन हो जाएगा। राइट लिख सकते हैं, राइट ज्वाइन हो जाएगा। राइट आउटर लिख सकते हैं, राइट आउटर ज्वाइन हो जाएगा। लेफ़्ट आउटर लिख सकते हैं, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन हो जाएगा। तो ये डिफरेंट किस्म के ज्वाइंस आप लगा के डेटाबेस से मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल डाटा जो है रिटर्न कर सकते हैं। सपोज आप एक पेज पे यूज़र्स की डिटेल इस तरीके से देना चाह रहे हैं कि यूज़र उसका नाम, नीचे उसकी सारी पोस्ट और उसका बाद उसका रोल भी आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं एक ही पेज पे, तो बजाय इसके कि आप लूप्स को यूज़ करें। क्योंकि जब मैंने लर्निंग स्टार्ट की थी मुझे क्यूरीज का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था क्यूरीज का, तो मैं क्या करता था, मैंने उसकी एक सोल्यूशन ये निकाली थी कि मैं एक लूप में सिंपली रिकॉर्ड को फेच करता था, सारे रिकॉर्ड्स को, फिर उन पे वन बाय वन, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक फॉर एन एग्जांपल, दिस इज यू शुडंट डू दिस क्योंकि इट विल लोड योर इट विल इंक्रीज द लोड टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन। मैं क्या करता था, मैं यूज़र्स लेता था इज इक्वल टू दिस, सपोज एक यूज़र है दिस DB, यहाँ पे मैं पहले दिस DB वेयर यूज़र सॉरी ID इज इक्वल टू 1, दिस DB गेट यूज़र्स। अब मेरे पास वो, इसको मैं यहाँ पे हमारे पास वो जो रिज़ल्ट है उसको मैं रो में सेव कर लेता था। तो अब एक यूज़र हमारे पास आ गया। सो अब मैं क्या करता था, अगर मुझे पोस्ट उस यूज़र से रिलेटेड पोस्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे एक और क्यूरी लिखता था, फिर दिस DB वेयर यूज़र ID इज इक्वल टू कॉमा यूज़र्स ID। इस तरीके से मैं लिखता था। अब इस यूज़र्स के वेरिएबल से ID यहाँ पे आ जाएगी और फिर मैं फेच कर सकता था दिस DB गेट पोस्ट और इसको पोस्ट के वेरिएबल में मैं सेव कर देता था एंड आई मस्ट से रिजल्ट। तो ये था मेरा स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं कैसे मुझे ज्वाइनिंग का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। सॉरी कॉल टू गेट, सॉरी गेट का मेथड मैंने कहाँ पे यूज़ किया, तो गेट तो ठीक है, दिस DB सॉरी यहाँ पे मसला है। तो मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास माई पोस्ट दो जो है वो ID2 ID3 की दो पोस्ट आ रही हैं। तो इस तरीके से मैं उसको सर्च करता था वेयर यूज़र अंडरस्कोर ID यूज़र ID के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ पे देख सकते हूँ कि यहाँ पे दो पोस्ट हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको भी एक कर देता हूँ, मतलब ये भी इसी को असाइन कर देता हूँ, तो मेरे पास जो रिकॉर्ड होगा वो 3 हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से करता था ये, और इससे भी कॉम्प्लिकेटेड मैंने क्यूरीज लूप के थ्रू भी लिखता था। मतलब मेरे पास अब सारे यूज़र्स हैं, सपोज मैंने यहाँ पे एक यूज़र, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक यूज़र को फेच किया रिजल्ट के साथ सारे यूज़र को। अब मैं क्या करता था, यहाँ पे फॉर ईच यूज़र्स एज यूज़र, फिर लूप, फिर दिस DB। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे आप देखें यूज़र ID फॉर ईच यूज़र। अब हर यूज़र की वो एक रिकॉर्ड फेच करेगा पोस्ट में, उसको मैं अब इसको मुझे एरे बनाना होगा ताकि वो रिकॉर्ड मेरे पास आए। तो अब मेरे पास है यहाँ पे
रिकॉर्ड आ गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास वही रिकॉर्ड रिटर्न हुआ, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में रिजल्ट हुआ। देख सकते हैं, पहले एरे बना, फिर जीरो इंडेक्स पे एरे, फिर उसके एरे का एरे। तो मतलब ये मैं हैंडल कर लेता था इसको, मुझे पता था कि ये कैसे इसको मैंने लूप्स के साथ फिर डिस्प्ले करवाना है, लेकिन दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच। मुझे अब ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने इसको ओवरकम कर लिया और मैं अब मोस्टली रिलाई करता हूँ जब एप्लीकेशन होती है डेटाबेस क्यूरीज पे। तो फाइंडिंग ऑल द रिकॉर्ड, जिस तरीके से ये रिकॉर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पे आईडी, पोस्ट, सारी पोस्ट वगैरह आ रही हैं, मैं टाइटल वगैरह, नेम वगैरह भी डिस्प्ले करा सकता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए सिंपली हम एक क्यूरी लिख सकते हैं, सिंपली ज्वाइन की क्यूरी लिख सकते हैं, दिस db select users.static posts.static this db, जो ज्वाइन में लिखेंगे users on post dot user id is equal to users dot id। अब यहाँ पे वो ऑप्शनल है, सिंपल ज्वाइन हमने बना रही है, तो दिस db get post, सिंपल इज दैट। और इसका रिजल्ट जो है मैं पोस्ट वेरिएबल को दे देता हूँ। तो यू सी दिस इज द, इट विल गिव यू सेम रिजल्ट बट विद गुड मैनर्स, विद गुड रिकॉर्ड। ये देख सकते हैं आप, इन गुड फॉर्मेट। आप इजीली यहाँ पे आप लूप लगा के, सिंगल वन लूप लगा के आप अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास कंप्लीट डेटाबेस की इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सीखा डेटाबेस क्यूरी बिल्डर को और डेटाबेस एक्टिव रिकॉर्ड्स को। आई प्रेफर टू यूज़ एक्टिव रिकॉर्ड्स, लेकिन इट्स अप टू यू। अगर आप कंफर्टेबल हैं क्यूरी बिल्डर के साथ, गो फॉर इट, यू आर गुड टू गो। सो यहाँ पे मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल भी मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।